क्या कभी सोचा है कि कुछ सबसे विशाल और अलग-अलग दिशाओं में बहने वाली नदियां असल में एक ही जगह से अपना सफर शुरू करती हैं? आज हम नदियों की इन्हीं साझा शुरुआत की हैरान कर देने वाली कहानियों को जानेंगे, उनके उद्गम से लेकर विशाल सागरों में मिलने तक। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, इन तीन विशाल नदियों में आखिर क्या एक असाधारण समानता है? इसका जवाब शायद चौंकाने वाला हो, और यही हमारी आज की कहानी का केंद्र भी है। देखिए, हर नदी की अपनी एक कहानी होती है और इस कहानी के दो सबसे अहम अध्याय होते हैं, जहां से वो जन्म लेती है और जहां वो विलीन हो जाती है। पहला है उद्गम, मतलब नदी का शुरुआती बिंदु। अब ये कोई बर्फीला ग्लेशियर हो सकता है, कोई शांत सी झील, कोई झरना या फिर कोई हरी भरी पहाड़ी। यहीं से हर नदी की महान यात्रा की शुरुआत होती है। और दूसरा है मुहाना, वो जगह है जहां नदी का सफर खत्म होता है और वो किसी बड़े जल निकाय में मिल जाती है, जैसे कोई दूसरी बड़ी नदी, झील या फिर सीधा विशाल सागर में। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं दुनिया की छत से, यानी हिमालय से। ये सिर्फ बर्फीले पहाड़ नहीं हैं, बल्कि एशिया की कुछ सबसे शक्तिशाली नदियों के जन्मस्थान भी हैं। और इन स्रोतों में सबसे रहस्यमयी और महत्वपूर्ण है मानसरोवर झील। ये एक ऐसी जादुई जगह है जहां से एशिया की कई महान नदियों की धाराएं फूटती हैं। तो हमारे शुरुआती सवाल का जवाब यही है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, ये तीनों विशाल नदियां एक ही स्रोत मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। जरा सोचिए, एक ही जगह से जन्म लेकर ये तीन बहनें बिल्कुल अलग-अलग सफर पर निकल पड़ती हैं। दरअसल तिब्बत के पठार की बनावट ही इन्हें अलग-अलग दिशाओं में धकेल देती है। सिंधु पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती है, ब्रह्मपुत्र पूर्व की ओर मुड़कर बंगाल की खाड़ी में, और सतलज दक्षिण पश्चिम में बहकर चिनाब नदी का हिस्सा बन जाती है। कमाल है ना? हिमालय में सिर्फ झीलें ही नहीं, बल्कि विशाल ग्लेशियर भी हैं जो भारत की दो सबसे पवित्र नदियों को जन्म देते हैं। जैसे यमुना नदी को ही ले लीजिए। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, दक्षिण की ओर बहती है और आखिर में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, जो खुद गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अच्छा, अब हिमालय से थोड़ा नीचे उतरते हैं और मध्य भारत की पहाड़ियों की ओर चलते हैं। यहाँ भी नदियों की कुछ बहुत ही अविश्वसनीय कहानियां देखने को मिलती हैं। भारत के दिल में बसी हैं अमरकंटक की पहाड़ियां। ये भी एक प्रमुख स्रोत हैं और यहाँ एक बहुत ही आश्चर्यजनक भौगोलिक विरोधाभास देखने को मिलता है। यहां देखिए इस विरोधाभास को। नर्मदा और सोन, दोनों नदियों का जन्म एक ही जगह अमरकंटक की पहाड़ियों में होता है। एक ही उद्गम, पर इनकी मंजिलें, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर का रास्ता पकड़ती है, जबकि सोन उत्तर पूर्व की ओर बहकर गंगा में मिल जाती है और उसका पानी आखिरकार बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है। यह कितना अद्भुत है! एक ही पहाड़ी से निकला पानी भारत के दो अलग अलग सागरों में जाकर मिलता है। और हां, नदियां अक्सर अकेले सफर नहीं करती, वो एक दूसरे से मिलकर एक विशाल नेटवर्क बनाती हैं, जिसे नदी तंत्र कहते हैं। जैसे झेलम, रावी और सतलज, ये सभी पहले चिनाब नदी में अपनी धारा मिलाती हैं और फिर ये संयुक्त धारा यानी चिनाब खुद जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है, जो इस पूरे तंत्र की मुख्य नदी है। उद्गम से मुहाने तक की ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये एक वैश्विक पैटर्न है। चलिए फटाफट दुनिया के कुछ और कोनों में भी यही कहानी देखते हैं। अफ्रीका की जीवन रेखा, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील, भी एक झील से ही जन्म लेती है। ये विक्टोरिया झील से अपनी हजारों किलोमीटर की यात्रा शुरू करती है और अंत में भूमध्य सागर में विलीन हो जाती है। अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका, जहां दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न पेरू के पहाड़ों में स्थित लैगो विलफेरो से निकलती है और पूरे महाद्वीप को पार करते हुए अटलांटिक महासागर में समा जाती है। एशिया में ही एक और उदाहरण देखें तो चीन की सबसे लंबी नदी यांग्जी हिमालय की तरह ही ऊंचे तिब्बत के पठार से निकलती है और पूर्व की ओर बहते हुए पूर्वी चीन सागर में अपना सफर पूरा करती है। और यूरोप में डैन्यूब नदी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ों से शुरू होकर 10 देशों से गुजरती है और अंत में काला सागर में मिल जाती है। तो इन सभी यात्राओं का अंत कहाँ होता है? आखिर में सभी नदियां जाती कहाँ है? तो आखिर में हर नदी की मंजिल एक ही होती है, किसी बड़े जल निकाय का हिस्सा बन जाना।
जैसा कि हमने देखा, कई नदियां तो पहले किसी बड़ी नदी में मिलती हैं, एक विशाल नदी तंत्र बनाते हुए, और फिर ये बड़ी नदियां या बाकी नदियां सीधे सागर या खाड़ी में समा जाती हैं। अंततः हर एक बूंद एक ही वैश्विक जलचक्र का हिस्सा है, जो लगातार चलता रहता है। और ये हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। जब एक ही पहाड़ का पानी दो अलग अलग समुद्रों तक पहुंच सकता है, तो ये हमें उन अनगिनत अदृश्य धागों के बारे में क्या बताता है जो हमारे इस ग्रह को एक दूसरे से जोड़ते हैं। अगली बार जब किसी नदी को देखें तो उसके इस लंबी और साझा यात्रा के बारे में जरूर सोचिएगा।